सजीव एवं उनका परिवेश। जैसा हम जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर हर जगह जीवन मौजूद है। हर जगह एक या एक से अधिक जीव पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की विविधताएं हैं, जैसे चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, ओक का पेड़, बकरियां, याक, हर तरह के जीव मौजूद हैं। वैसे तो कैक्टस, ऊंट को हम मरुस्थल में देखते हैं। दूसरी तरफ नारियल का पेड़, केकड़ा, घोंघा समुद्री जगहों में उपस्थित होते हैं। यदि हम अपने घर के चारों ओर देखें तो हमें विभिन्न तरह के प्राणी दिखेंगे। घर के कोने में मकड़ियां दिखेंगी, रसोई घर में कॉकरोच दिखेंगे, दीवारों पर छिपकलियां मिलेंगी तथा मच्छर और मक्खी लगभग हर जगह में मिलेंगे। गौरैया, कौवा, गिलहरी बगीचे में मिलेंगे। आवास एवं अनुकूलन। किसी जीव का वह परिवेश जहां वह रहता है आवास कहलाता है। विभिन्न पौधे तथा जंतु एक आवास में पाए जाते हैं। आवासीय परिवेश उन्हें भोजन, हवा, पानी, आश्रय तथा कुछ आधारभूत जरूरतों को प्रदान करता है। आवास के मुख्यतः दो घटक होते हैं। उनमें से पहला है जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक में पौधे तथा जंतु आते हैं। अजैव घटक के अंतर्गत मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश तथा गर्मी आते हैं। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थल में पाए जाने वाले जीवों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है: वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। जलीय आवास, जल में पाए जाने वाले जीवों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। यह भी 5 प्रकार का होता है: जलाशय, दलदल, झीलें, नदियां और समुद्र। अनुकूलन वह परिवर्तन है जिसके द्वारा कोई प्रजाति या व्यक्ति विशेष जीवित रहने की संभावना के लिए संरचना, कार्य और व्यवहार में परिवर्तन करता है। अनुकूलन एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र के अजैव घटक हजारों सालों में परिवर्तन होते हैं। यदि सजीव परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम नहीं होते तो वे मर जाते हैं। जैसे ऊंटों के लंबे पैर उन्हें रेतों की गर्मी से बचाता है। मछली जल में घुले ऑक्सीजन को अपनी गिल से प्राप्त करता है। सजीवों में कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो कम समय में उनको परिवेश में अचानक हुए परिवर्तनों के साथ समयोजित करते हैं, जिसे पर्यानुकूलन कहते हैं। जैसे शुरुआती समय में जिम जाकर हम व्यायाम करते हैं तो हमें समस्या होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा शरीर अनुकूलन को ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार पहाड़ों की चढ़ाई में कुछ दिनों तक समस्याएं आती हैं, फिर समय के साथ वह ठीक हो जाता है।
विभिन्न आवासों की यात्रा। मरुस्थल। मरुस्थल में सिर्फ बालू ही बालू होते हैं। दिन में यह शुष्क तथा काफी गर्म होता है तथा रात में यह काफी ठंडा हो जाता है। मरुस्थलीय पौधों में साधारणतः पत्ते नहीं होते। पत्ते कांटे नुमा होते हैं। तने मोम जैसी परतों से ढकी होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो सके। मरुस्थलीय जीवों का शरीर ऐसा होता है जहां पानी उनके शरीर से बाहर कम निकलता है। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए लंबे पैर होते हैं। रहने के लिए वे बिल बनाते हैं, जैसे खरगोश, सांप, छिपकलियां इत्यादि। ये जंतु निशाचर होते हैं। अब हम ऊंटों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ऊंट काफी मात्रा में पानी इकट्ठा कर रख सकते हैं, लगभग 3 बाल्टी पानी। लंबे गद्दी वाले पैर गर्मी से उन्हें बचाते हैं। उनके मूत्रोत्सर्जन की मात्रा भी कम होती है। मल भी काफी शुष्क होते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय आवास क्षेत्र बहुत ठंडे तथा इनमें तेज हवाएं चलती हैं। शीतकाल में हिमपात होता है। पौधों का आकार शंकु जैसा होता है, जिसे शंक्वाकार कहते हैं। वृक्षों की पत्तियां सुई जैसी होती हैं तथा शाखाएं तिरछी होती हैं। इससे वर्षा का जल तथा हिम सरलता से नीचे गिर जाता है। पौधों पर रुकता नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर की बनावट तथा उनकी त्वचा मोटी या काफी फर होते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाकर शरीर को गर्म रखती है, जैसे ध्रुवीय भालू, पहाड़ी तेंदुए, याक और बकरियां। विभिन्न आवासों की यात्रा। घास के मैदान। घास स्थल में ग्रीष्मकाल में गर्मी तथा शीतकाल में काफी ठंडी होती है। वहीं वर्षा तथा बाढ़ अनिश्चित होता है। मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी में काफी प्रकार के पौधे उगते हैं। पत्तियां लंबी, जड़ें काफी घने होती हैं, इसलिए जानवरों के चरने से पौधों को नुकसान काफी कम होता है। जहां आग पकड़ जाना एक साधारण घटना है। मांसाहारी जंतुओं का शरीर मटमैला रंग का होता है। ऐसे में वे छिपकर शिकार की तलाश में रहते हैं। आंखें चेहरे के सामने होते हैं ताकि शिकार को देख सकें। शक्तिशाली पंजे तथा नाखून होते हैं। दांतें भी काफी नुकीले होते हैं। दूसरी तरफ छोटे जंतु जैसे हिरन तथा खरगोश के बड़े बड़े कान उनको शिकारी के ध्वनि सुनने में सहायता करते हैं। बड़ी बड़ी आंखें उन्हें दूर तक देखने में भी सहायता करती हैं। उनके शरीर काफी हल्के तथा मजबूत खुर होते हैं ताकि वे काफी तेज भाग सकें। कुछ जलीय आवास। जलीय आवास में जंतुओं के शरीर धारा रेखीय वाले होते हैं। जल में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, लेकिन डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते
ये नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, जो उनके शरीर के ऊपरी दिशा में स्थित होते हैं। कुछ जलीय पौधे जल की सतह में वृद्धि करते हैं, जबकि कुछ पौधे जल में डूबे रहते हैं। तालाब एवं झील। कुछ जलीय पौधे जल की सतह में पाए जाते हैं, जबकि कुछ पौधे जल में डूबे रहते हैं। जड़ें छोटी होती हैं, लेकिन पौधों को स्थिर रखती हैं। जलीय पौधे के तने लंबे एवं खोखले होते हैं। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। उनकी पत्तियां सपाट एवं धारियों वाले होते हैं, इसलिए पानी की धारा उन्हें नष्ट नहीं कर पाते। जबकि पूर्ण रूप से डूबे जलीय पौधे के पत्तियां विभाजित होती हैं और जल इनके बीच से बहता रहता है। मेढक उभयचर प्राणी होते हैं, अर्थात ये जल एवं स्थल दोनों जगह में रहते हैं। ये आमतौर पर तालाबों में पाए जाते हैं। उनके पीछे के पैर मजबूत होते हैं, इनसे वे छलांग लगाते हैं। उनके जालयुक्त पैर तैरने में सहायता करते हैं। सजीवों की विशेषताएं। जैसा हमने जाना कि यह पूरी पृथ्वी जीवों द्वारा ढकी हुई है, हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, पौधे एवं जंतु। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ भोजन तैयार करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल, जबकि दूसरे जीव पौधों पर आश्रित होते हैं, तो कुछ जीव दूसरे जानवरों पर। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है। सभी सजीव श्वसन करते हैं, जैसे सांस लेते समय ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। सांस लेना श्वसन का ही एक हिस्सा है। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। हर प्रकार के जीव, पौधे भी कुछ विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे जंतु भोजन के गंध से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा चुभने से, गर्मी से, आग से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि पौधे सूर्य के प्रकाश तथा स्पर्श से प्रतिक्रिया करते हैं। सभी सजीवों में गति होती है। वे अपने अंदरूनी शक्तियों द्वारा चलते हैं, जबकि निर्जीव बाह्य बल द्वारा गति करते हैं। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, अपने ही तरह की बच्चों को जन्म देते हैं और वंश की वृद्धि करते हैं। सभी सजीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जीवन चाहे कैसी भी हो, मृत्यु को एक दिन प्राप्त होना ही है, और यही प्रकृति का नियम है। क्या सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उनमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी सामग्री होते हैं। हम जानते हैं सजीव वृद्धि करते हैं और उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए वे भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जंतु पौधों को खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है। कुछ जंतु
दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है। कुछ जंतु पौधों तथा मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि दिखाई देती है? सभी सजीव समय के साथ पूर्ण वयस्क होते हैं। मनुष्य छोटे शिशु को जन्म देता है, फिर ये शिशु वयस्क बन जाते हैं। जंतुएं भी अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, जो धीरे धीरे वयस्क हो जाता है। पक्षियां अंडे देती हैं, उन्हीं अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर ये चूजे फिर बड़े हो जाते हैं। उभयचर में भी वृद्धि दिखाई देता है, जैसे मेढक अंडे देते हैं, फिर टैडपोल से पूर्ण वयस्क तक मेढक बन जाते हैं। पौधे में भी वृद्धि दिखाई देती है, जैसे छोटे पौधे से बड़े वृक्ष के रूप में। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? श्वसन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। स्तनधारी और पक्षियों में फेफड़े होते हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, मकड़ियों में फेफड़ा होता है। कॉकरोच, कैटरपिलर तथा दूसरे कीट पतंगों में वायुमार्ग होता है। स्पंज पानी में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सांस लेना श्वसन की ही एक प्रक्रिया है, जहां हम सभी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। यही श्वसन है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जहां कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करती है, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तुएं जैसे साइकिल, कार, स्कूटर, बाइक, हवाई जहाज गति करते हैं, लेकिन ये सभी निर्जीव चीजें बाहरी बल द्वारा गति करते हैं। लेकिन सभी सजीव अपने आंतरिक बलों के कारण गतिशील होते हैं। कोई बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। हाथी का आकार बड़ा होता है, इसलिए वे धीरे धीरे चलते हैं। जलीय जीव तैरकर गति करते हैं। कुछ जीव बहुत तेज धावक होते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, तेंदुआ, चीता इत्यादि। क्या सभी सजीव गति करते हैं? याद रखें, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपने स्थान में रहकर गति करते हैं, जैसे फूलों का खिलना। कुछ कीट पतंग खाने वाले पौधे भी गति करते हैं जब वे कीटों को पकड़ लेते हैं, जैसे पीचर पादप। कुछ पौधों को छूने से उनकी पत्तियों में गति होती है, जैसे छुई मुई का पौधा। लगभग सभी प्रकार के पौधे सूर्य की दिशा की ओर गति करते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन वह परिवर्तन है जो बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं, जिसके कारण सजीव
प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं। जंतु भोजन के गंध द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम गर्म चीजों को अचानक छू लेते हैं तो तुरंत हम हाथों को हटा लेते हैं। उसी तरह हम प्रतिक्रिया देते हैं कांटों से, सुई से और बर्फ के छूने से। सजीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। पक्षियां अंडे देती हैं। उन्हीं अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं। बाद में ये वयस्क भी हो जाते हैं। उसी तरह स्तनधारी भी संतान को जन्म देते हैं। पौधे बीजों द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ पौधे जड़ों द्वारा, तनों और पत्तियों द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं।